हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल शाक्या पर। नाम तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, और ये सीरीज आ रही है आज यानी 15 जुलाई को मेरे बर्थडे पर। और इस सीरीज में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इस सीरीज के अंदर 30 क्वेश्चन हर वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। अराउंड 40 टू 50 मिनट्स की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं। और देखा गया है कि यूपीएससी वगैरह में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छा खासा एनालिसिस मिल जाता है। यूपीपीसीएस में उस तरीके की चीज़ें नहीं होती, लोग घटना चक्र में बस फैक्ट्स रट के चले जाते हैं, और उसमें भी आपको प्रॉपर एनालिसिस कहीं कहीं पर मिसिंग देखने को मिलता है लेटेस्ट क्वेश्चंस वगैरह में। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये देखी गई कि जो कंटेंट है वो बेसिकली आपका जो प्रोमिनेंटली जो आपका कंटेंट है वो आपका हिंदी मीडियम का है, और जो कंटेंट है भी वो कंटेंट इस तरह का है कि पहले का आंसर सी है, दूसरे का आंसर डी है, तीसरे का आंसर ए है। इस तरह से आंसर का एनालिसिस किया जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी का मेन फाउंडेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो यहाँ पे आपका बेकार रहता है, सही नहीं रहता, बहुत अच्छे से नहीं रहता, और नंबर यहाँ पर नहीं आते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। मैंने यूपीपीसीएस 2023 और 24 दोनों को यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर किया था। 23 में जब सिर्फ 2900-2800 कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, वहां पर भी मैंने ये चीज क्लियर करी थी और एक सिंगल मॉक नहीं लगाया था। लेकिन आप यहाँ पे ये स्ट्रेटजी मत ले लेना कि मॉक नहीं लगाने से हो जाता है। मॉक नहीं लगाया था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल्ड वे में किया था। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये चीज कर सकते हो। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगे तो आप इस सीरीज को यहाँ पे बेसिकली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो सब कर ही सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। धीरे धीरे जो कहानी है वो यहाँ पे चलती रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस वगैरह के लिए मैं यहाँ पे अलग से वीडियो आपको नहीं बनाऊंगा। इसमें आपको पता ही होनी चाहिए इतनी चीज कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र इज नथिंग बट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आज लिटरली कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं ये लेकर आ रहा हूँ। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पेशवास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे सेट करना है। सिंपली क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, जो आप जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, मराठास वाला जो चैप्टर है वो जनरली यूपीएससी और पीसीएस में इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं रहा बहुत टाइम, बट यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने लगे हैं, तो आपको यहाँ पे इस पर भी ध्यान देना होगा। क्रोनोलॉजी है, सिंपल क्रोनोलॉजी पेशवास की जो है, अगर आप यहाँ 1713 से लेके पूरा 1818 तक देखो तो यू विल गेट दिस क्रोनोलॉजी। इसमें सिंपली याद कर लो कि 3 नाम जो शुरू के हैं वो बालाजी नाम से हैं। बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ यू नो, विश्वनाथ रूपम, ओके, काशी विश्वनाथ सबसे ऊपर, बालाजी विश्वनाथ, ओके। यहाँ पे बालाजी राव 1 एंड देन बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव मस्तानी जो आपने सुना होगा, तो इस तरह से बाजीराव ये यहाँ पे एक नाम है, एंड देन एक बाजीराव 2 भी है जो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बालाजी का कॉमन लेके, बालाजी नाम को कॉमन लेके एक विश्वनाथ हो गए, एक बालाजी राव हो गए, एंड बालाजी बाजीराव 1 हो गए। इसके अलावा 3 यहाँ पे और नाम है, माधव, नारायण और रघुनाथ, MNR, माधव नारायण रघुनाथ, माधव नारायण रघुनाथ। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी लाइक दिस। एंड देन रघुनाथ जी के बाद यहाँ पे स्वामी माधव राव, एंड देन पेशवा बाजीराव 2 जो पहले से देखा। तो पहले बालाजी कॉमन लिया, देन यहाँ पे माधव नारायण रघुनाथ याद कर लिया। अब बालाजी बाजीराव लास्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पे माधव नारायण और रघुनाथ के माधव जो है वो स्वामी माधव रूप में दोबारा देखने को नाम के रूप में मिलेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीजें याद रख लेनी है। बालाजी कॉमन लेना है, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी राव 1, बालाजी बाजीराव, देन पेशवा माधव राव, नारायण राव, देन रघुनाथ राव। तो MNR, माधव नारायण रघुनाथ, एंड देन स्वामी माधव रिपीट होंगे, और ऊपर से बालाजी राव 2 रिपीट होंगे। आई होप यू आर डन विद दिस। इस तरह से अभी याद करके खत्म करो, और बाकी जो एनालिसिस और इनके इवेंट्स वगैरह देख लेना। अभी थोड़ी देर बाद हम एक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे शिवाजी महाराज से रिलेटेड। तो 2 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में यूपीपीसीएस 2024 में कठिन क्यों माना गया, तो एक चीज ये समझ सकते हो, नॉन कन्वेंशनल चीजों से क्वेश्चन पूछे गए जो अब तक नहीं पूछे जाते। तो आपको भी नॉन कन्वेंशनल चीजें यहाँ पे अब पढ़नी पड़ेंगी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ पे जब इनके बारे में पूछ लिया, तो अनकन्वेंशनल चीज में आपको मराठास के अष्टप्रधान भी पता होने चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थी यहाँ पे उसको अष्टप्रधान बोलते थे। ये जो पेशवा वर्ड पढ़ा ना, पेशवा वर्ड का मतलब होता है हेड ऑफ काउंसिल। तो दैट्स वाई इस तरह से एनालिसिस करना है।
वो घटना चक्र वाला एनालिसिस और जो यूट्यूबर जो यहाँ पे बता देते हैं कि फर्स्ट का आंसर ए है, उस तरह से नहीं करना है, थोड़ा और भी देख लेना है कि अष्टप्रधान में क्या क्या होता है। पेशवा, पेशवा कौन होते हैं? हेड ऑफ काउंसिल, इसलिए इनको सेकेंड नंबर पे बोला जाता है आफ्टर द जो रूलर हैं। उसके बाद सेनापति, सिंपल है, सेनापति कौन होता है? आर्मी के जो कमांडर होते हैं। न्यायाधीश, जस्टिस जो करते हैं। मजूमदार, ये थोड़ा अलग है, न्यायाधीश और ये तो समझ जाओगे। मजूमदार फाइनेंस से रिलेटेड जो होते हैं मजूमदार, तो जो भी मजूमदार है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। इसके अलावा पंत सचिव, तो ये जनरल सेक्रेटरी होते हैं। देन मंत्री, मंत्री इज हेड ऑफ इंटेलिजेंस। और इसके अलावा दंड अध्यक्ष, तो यहाँ पे रिलीजियस मैटर में जो होते हैं। तो मेन यहाँ पे आपको मजूमदार फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इतनी चीज पता रहनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, बिल्कुल देखो यूपीएससी वाली थीम है, पोर्ट्स, एंशिएंट पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, अब वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी हो गए हैं। इंटर पोर्ट्स लार्ज नंबर में थे और रेफरेंसेस मिलते हैं रिवर पोर्ट्स के। तो जो यूपीएससी वाली टेक्निक है वो भी लग रही है कि ये चीज़ों को गलत करने के लिए आपको बहुत यहाँ पे पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक भी पोर्ट मिल गया तो ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे, एक भी एंटर पोर्ट मिल गया तो सही हो जाएगा। केरला में आपको पता है इंटर पोर्ट होते हैं। इंटर पोर्ट क्या होता है? जहाँ पे जो आपके जो जैसे ये शिप आया, ये यहाँ रुका, यहाँ पे इसने फ्यूलिंग वगैरह कुछ कराई एंड देन इट मूव ऑन, इसको एंटर पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होते हैं जो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ पोर्ट्स आपको यहाँ पे पता रहने चाहिए। इसके अलावा पोर्ट्स की थोड़ी सी आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए, किस तरह के पोर्ट्स हैं। तो ये यहाँ पे आपको मेजर पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सोर्स इस फोटो का है लोटस राइज करके एक है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे मैप्स आपको देखने को मिलते हैं कोई भी चीज़ के, तो आप यहाँ पे इनको रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बेसिकली ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सटका जैन डोर, जो भी इसको बोलो, बालाकोट, दीज आर द मेजर पोर्ट जो हमें पुराने टाइम में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है, लोथल है, यहाँ पे आपका ब्रोच है, भरूच जिसको बोलते हैं, जो नाला सुपारा जहाँ से वो कृष्णा सुदेश वाले कृष्णा जो भी है वो यहाँ नाला सुपारा का नाम लेते रहते हैं ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में, तो वो चीज आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे चौथ करके भी पोर्ट है और कल्याणी पोर्ट भी है, जो आपका कल्याणी, बादामी, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको हुनावा, ये आपका कर्नाटका के पास है, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोझिकोड, मुजीरीज वगैरह आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हो कि भाई जैसे उरैयूर, पुहार, ये आप पढ़ते हो आपके चोलास से रिलेटेड। और जब चेराज में जाते हो तो आपको KMT देखने को मिलता है, जिसमें ये आपका कोरकल और मुजीरी और ये सब रहता है। तो इस तरह से बोर्ड्स हैं। तो आप यहाँ पे ये पूरी लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हो। चंद्रकेतुगढ़, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ताम्रपानी, तामरा लिप्ति, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी में बार बार आया है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जब आप इधर उड़ीसा में आओगे तो देन यू विल फाइंड ये यहाँ पे जो पोर्ट है कलिंगपट्टनम वगैरह, तो इस तरह से। और घटनाशाला, नेलूरू आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से अरिकामेडू इज वेरी प्रोमिनेंट साइट व्हेन इट कम्स टू योर साउथ इंडिया। पुलिकट यहाँ पे एक पोर्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें आपको हैं। मसूलीपट्टनम इज ऑल्सो देयर। तो ऐसे जो पोर्ट्स हैं वो थोड़े थोड़े याद रखो। पोर्ट्स के बारे में डिटेल जितना पढ़ोगे उतना कम है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एंड नाउ पीसीएस एज वेल। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बंगाल में जो सेन रूलर्स थे उनकी क्रोनोलॉजी की। अगेन अभी मैंने क्या बोला, पेशवास पे क्वेश्चन है, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन है। इट बेसिकली मीन्स अब हमें मराठास को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज यहाँ पे सेन रूलर्स की भी क्रोनोलॉजी, तो अब 2 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे हो गए, सेन और पेशवा। सो नाउ इनकी क्रोनोलॉजी क्या है वो आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। तो ये वाली चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगी 3, 4, 1, 2। यहाँ पे मैंने अलग से तैयार कर रखा है कि आपको क्रोनोलॉजी यहाँ पे बताऊं। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यू विल फाइंड के नवरत्नास, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। क्रोनोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे आपको देखने को अभी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली क्रोनोलॉजी हो गई। ओके, सो शायद वो स्किप हो गया, यहाँ पे कंटेंट स्किप हो गया, सो सॉरी फॉर दिस। इसका मैंने ऐड तो किया था बट आई डोंट नो कहाँ चला गया। इसके अलावा ये जो इसका आंसर देखो 3, 4, 1, 2 है।
तो इस तरह से अगर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा होता तो मैं इस तरह से बता रहा होता कि इसका ये है, इतना टाइम लगता है। ओके, तो मैं अभी इसको ऐड कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो है वो शायद डिलीट हो गया या कुछ हुआ है। बैरम खान को जो टाइटल है अकबर ने दिया था किसका, खान ए खाना, ये बैरम खान को टाइटल दिया था, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस टाइम पे नहीं दिया था जब उनको अपॉइंट किया था एज द वजीर। तो ये नॉट, ये वाली वही यूपीएससी वाली टेक्निक हो गई कि अगर कहीं लिखा था एग्जामिनर ने नॉट जबरदस्ती लगा दिया, तो नॉट को ध्यान रखना है, नॉट आर गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा खाने खाना को दिया था, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो अब ये चीज देखने को मिली है तो ये चीज ऐसे भी समझ लो कि नवरत्नाज आर गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर पीरियड। और अकबर, ओवरऑल अकबर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो नवरत्नाज में जैसे अबुल फजल हैं, तो यहाँ पे पढ़ लो इनके बारे में कि अबुल फजल जो थे, जो आपको पता है इन्हें अकबरी लिखे थे जो, तो इनको अबुल फजल और ये बहुत सारे इनके नाम है। इंडियन राइटर, हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन, और अपॉइंटमेंट हुआ था 1579 में और 1602 तक अपनी डेथ तक वहाँ रहे थे। और उन्होंने मेजर वर्क उनका है अकबरनामा। ऐसे ही फैजी जो थे, जिनका नाम था अबू अल फैज इब्न मुबारक, जो फैजी थे वो एक पोइट थे, ठीक है, फैजी एक पोइट थे। और इसके अलावा मेडिवल इंडिया में इन्होंने चीज़ें लिखी थी। हुज एंसेस्टर्स जो थे वो ये मलिक ये भी थे, ठीक है। और ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ अकबर हिस्टोरियन अबुल फजल। तो अबुल फजल जो ऊपर है, फैजल के बड़े भाई फैजी थे। तो इस थोड़ा ये आइडिया रहना चाहिए। तो उधर मतलब आपको पता है जो रिवेन्यू वाला सिस्टम था, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पे दीवाने अशरफी इनको बोला जाता था। अशरफी, आप अशरफ आपको पता है, अशरफी आपको पता है। तो दीवाने अशरफ का मतलब है कि फाइनेंस के मिनिस्टर थे। और जो वहाँ पे सिस्टम चलता था, जो आपका रिवेन्यू वाला सिस्टम, वो इन्होंने ही शुरू किया था। और ये मिनिस्टर, इकोनॉमिस्ट और मिलिट्री कमांडर तीनों थे। इसके अलावा मान सिंह जो थे, उनके बारे में डिटेल नहीं है विकिपीडिया पे। राजा बीरबल आपको पता है, ये भी मिनिस्टर और कमांडर थे। ही इज मोस्टली नोन फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इनकी जो कहानी और वो सब रहता था वो बीरबल की खिचड़ी, ये सब यहाँ पे है। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा, तो ये इनको कुछ लोग मिथिकल बोलते हैं। एंड वाज द एडवाइजर एंड वजीर ऑफ अकबर। और मुल्ला दो प्याजा ऑल्सो पोर्ट्रेड एज विटी एंड वाज बीरबल्स राइवल। और इस तरह से कहानी है। तानसेन, मियां तानसेन, ठीक है, इनके बारे में यूपीएससी वगैरह हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है। इनका असली नाम राम तनु पांडे था। कौन सी तनु पांडे? राम तनु पांडे, ठीक है। तो इनका ये नाम था। इनको मियाँ टाइटल दिया था किसी ने, मतलब कोई ग्वालियर या कहीं का कोई और रूलर था, इंडियन रूलर कोई, उन्होंने इनको मतलब तानसेन को मियाँ वाला एक टाइटल, मियाँ शायद अकबर ने दिया था, तानसेन का टाइटल उन्होंने दिया था। तो ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है ना, इनका नाम जो है, तो ये चीज़ बॉर्न इनटू द हिंदू गौर ब्राह्मण फैमिली ऑफ ग्वालियर। तो ग्वालियर के ही कोई रूलर थे जिन्होंने इनको ये वाला टाइटल दिया था तानसेन का, और मियाँ वाला टाइटल दिया था अकबर ने। तो इस तरह से इनके टाइटल्स भी अलग है। नाम इनका रामतनु पांडे था। इसके बाद हकीम हुम्मा, ठीक है, तो नजीब उद दौला हुमायूं, कॉमनली नोन एज हकीम हुमाम, ठीक है, वॉज अ फिजिशियन। हकीम हुमाम, नाम में हकीम है, हकीम हुमाम। इसके बाद बैरम खान, जिन पर क्वेश्चन आया हुआ था, मिलिट्री कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे। और मेनली ये बाद में ये हुमायूं के कोर्ट में भी, ठीक है, मुगल एम्परर हुमायूं और अकबर दोनों में थे बैरम खान। तो इस तरह से आपको पता रहना चाहिए। जबकि अगर आपको पूछा जाए अबुल फजल के बारे में, तो वो दोनों में नहीं थे। इसके अलावा अब ये कादिर बदायूं, तो इनके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि रामायण और महाभारत को जो ट्रांसलेट करने का काम किया था पर्शियन में, वो इन्होंने किया था। क्या नाम था? बदायूं ने, ठीक है, बदौनी जो भी है, अबुल कादिर बदौनी। तो इस तरह से आपको ये चीज भी याद रखनी चाहिए। ट्रांसलेशन पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहना चाहिए कि जब मुगल्स की बात होगी तो अकबर के बारे में पढ़ना है। और एक ग्रेट अकबर है और एक ग्रेट अशोक है, इन दोनों के बारे में आपको जो भी नॉलेज मिले इनको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ घटना चक्र में वो 2 पेज पढ़ लिए। जस्ट ट्राई टू रीड अबाउट द प्रोमिनेंट थीम्स, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सिंपली सेंसस जो थीम है, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, भर के आते हैं, हर साल आते हैं, आते ही जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि सेंसस से क्वेश्चन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। यूपी है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको बिहार देखने को मिलेगा, देन आंध्रा बंगाल में आपको ऑब्वियसली बंगाल, और देन आंध्रा। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंसिकल थोड़ा सा भी चीज हो जाएगी। तो आपको अगर थोड़ा भी आइडिया, यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको पता है यूएनडीपी करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपको पता है IMF करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड करता है, जिसका नाम अभी रिसेंटली UNTAD कर दिया है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड से
रिलेटेड रिपोर्ट है वो ये लेकर आता है, और ये सारी चीज़ें। एमिशन गैप रिपोर्ट आपको पता है आपका यूनेप करता है। एमिशन गैप रिपोर्ट के बाद जो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है कि एडेप्टेशन में कितना गैप है, दैट इज ऑल्सो बीन पब्लिश्ड बाई UNEP ओनली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये है जो IMF करता है। ऐसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन करता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब ऐसा नहीं कि घटना चक्र में क्या होता है कि 4 दी हैं, 4 दे दी, लेकिन आपको यहाँ से ये पकड़ना है कि ये रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको एग्जाम के पहले, एक दिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट जब चीज़ों का रिविजन करना रहता है तो रिपोर्ट शुड बी ऑन योर टिप्स। ठीक है, इस तरह से समझो। इसके अलावा ये क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इस पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे सारी स्कीम्स की आपको ईयर याद कराई जाएंगी, बिल्कुल रटा दी जाएंगी, आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा फॉलोइंग लिस्ट 1 और 2 यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑथर हैं और यहाँ पे आपको बुक देखने को मिलती है। आंसर जो आपके हैं वो मार्क्ड हैं, जहाँ पे भी मैं नहीं बता रहा हूँ आप यहाँ पे इजीली पॉज करके देख सकते हो। अब देखो समझने की कोशिश करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे उसके भी लेक्चर लेता हूँ, मैगजीन भी पब्लिश करता हूँ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, और इस एडमिनिस्ट्रेशन में बात है कि अर्लियर जो थिंकर्स थे वो बेसिकली बाहर के जो चीज़ थी वो अंडर डेवलप्ड कंट्री के ऊपर स्टडी वगैरह करते थे, और ये क्वेश्चन देखो वहीं से हैं। ये जो मेडल है इसको हम पढ़ते हैं पबएड में, एडम स्मिथ आपको पता है, बहुत ही वेल्थ ऑफ नेशन सबको पता है। और इसके अलावा मेडल की इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ अनडेवलप्ड रीजन है, ये अनडेवलप्ड स्टडीज करते थे जो मैंने बताया। इसके अलावा ये जो हीट्समैन है, हीट्समैन के बारे में भी पबएड में रहता है, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और काल्दोर जो है वो स्ट्रेटेजिक फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत कठिन है इसको याद रखना, मतलब इतना तो अब आपको पता ही रहना चाहिए कि इनके बारे में आपका दोबारा क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे कोई गड़बड़ ना करें और आप ये चीजें सॉल्व कर पाएं। इसके अलावा भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, थोड़ा गूगलिंग कर सकते हो, गूगलिंग। ठीक है, गूगलिंग करी तो मैंने ये देखा कि भाई कुछ किताबों के नाम हैं जैसे द एसेंशियल, ठीक है, गुनार मेडल की है। इसके अलावा ग्लोबल जो भी आपके ऐसी हैं जहाँ पे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और इस तरीके की बातें हो रही हैं वो थोड़ी सी आप देख सकते हो। ठीक है, ग्लोबल इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी एक थीम चल रही है तो वो किसकी रिपोर्ट है, मतलब किसकी बुक है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा आ जाओ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क की हुई हैं, डिसाइड की हुई कि आपको बतानी है, जैसे गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म, तो थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म का। इसके अलावा ये सारी बहुत ज़्यादा आप याद वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा अवॉइड करके जिन पर क्वेश्चन आए हैं जैसे वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो आपको पता रहनी चाहिए, बिल्कुल पता रहनी चाहिए। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग तरह का नाम है, और थोड़ा सा यहाँ पे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की बात हो रही है। हरमन ई डेली ने इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स लिखी थी। डेली एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना चाहिए। ये जो सुमाकर स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसको जो मैंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। दो स्टेटमेंट जो थे वो 2 किताबें थी जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के पबएड में ऑप्शनल में आ चुका है। तो सुमाकर जो है, सुमाकर जैसे माइकल सुमाकर एक आपको पता होगा, बहुत ही फेमस एक पर्सनैलिटी थे, तो सुमाकर जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इकोनॉमिक्स एज ए पीपल मैटर्ड, तो ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल आपको बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमाकर की है। इसके अलावा आप इग्नोर कर सकते हो, अगर याद हो जाए तो ये कर सकते हो, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, स्प्रिट लेवल और ये छोड़ सकते हो, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे रिलेटेड आप एक बार जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, ये भी पबएड में हम पढ़ते हैं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, तो ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नाम को देख सकते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स, ये भी इसी क्वेश्चन 2024 में इस पर भी क्वेश्चन आया था कि ये बुक किसने लिखी है। इससे कुछ स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि कीन्स ने ये किताब लिखी है और उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है 2024 में। जो जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड मनी, ये इन्होंने लिखी है। और वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसने लिखी है, आपकी एडम स्मिथ ने, ये इस बार आया था। कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है, और कार्ल जो आपके ये पोलानिल है, इन्होंने ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ग्लोबलाइजेशन, डिसकंटेंट और कैपिटलिज्म, ये दोनों जोसेफ स्टिग्लिट्ज वाली याद रख लेना। और बेबलन की है थियरी ऑफ लेजर क्लास। ठीक, तो इस तरह से 2-4 चीजें आप यहाँ पे याद कर सकते हो जो बेसिक इंपॉर्टेंट, जो थीमेटिकल, यहाँ पे थीमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है। सिंपली क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो
मतलब यहाँ पे करेक्ट क्या है नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपका बेसिक का क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व और उनसे रिलेटेड स्टेट के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व और किस स्टेट में वो है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। लेट्स सी द लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के क्या हिसाब किताब है जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं। तो देखो सिंपली याद करने की कोशिश करो, एमपी में एक बार एमपी का निकाल लो, क्या है पप्पा, PPA, ठीक है, APP कर लो, जिसको ऐप का ज़्यादा शौक है, जिसको पप्पा याद हो जाए वो पप्पा कर लो। तो MP में पप्पा है, पप्पा इसलिए ज़्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि पंचमढ़ी, देन आपका पन्ना एंड देन अचानकमार अमरकंटक जो आपका बॉर्डर पे है छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक। इसके अलावा एक साथ ये सारे याद कर लो। ये क्या है, ये आपका देखो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये यहाँ पे अगस्त्यामलई है, ठीक है। इसके अलावा नीलगिरी है और ऊपर से ये शेषचलम है। तो इस तरह से आपका S हो गया, नीलगिरी हो गया, इसके अलावा ये GANS, ठीक है, गन्स हो गया, GGANS, ऐसे करके ग्रेट निकोबार है। अब यहाँ पे देखो अंडमान नहीं है, ग्रेट निकोबार जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट निकोबार है। देन आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, तो पानी से आए, ग्रेट निकोबार से आए, पानी से आए, ग्रेट इंडिया में जैसे ही आए तो गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो ना एशिया का शायद पहला या इस तरह से इसको कहा जाता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार कोस्टल है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया और बायोस्फीयर रिजर्व का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। देन यहीं पे अगस्त्यामलई है जो केरला और यहाँ पे है, एंड यहाँ पे ये भी बॉर्डर में रहता है, ठीक है। इसके अलावा नीलगिरी है जो 3 स्टेट्स में रहता है, कर्नाटका का यहाँ रीजन आता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं नीलगिरी में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें। ऊपर से यहाँ पे आपको बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क ऊपर से कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो इस तरह से नीलगिरी वाला इंपॉर्टेंट रीजन है। एंड देन आपका शेषचलम जो आपका यहाँ है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है रेड सैंडर्स। तो रेड सैंडर वाली जो मूवी थी पुष्पा थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें जो चीज़ है वो ये शेषचलम की है। अब देखो खास बात देखोगे गल्फ ऑफ मन्नार सिर्फ तमिलनाडु में है, और यहाँ पे अगर आ जाएगा ये नीलगिरी देखो 3 से बॉर्डर शेयर कर रहा है, अगस्त्यामलई भी 2 से करता हुआ दिख रहा है, शेषचलम देखो अकेला 1 में है। तो इस तरह से चीजें समझने की कोशिश करो। तो आपने GGANS तो गन्स से याद कर लिया इतना पूरा सिस्टम, पप्पा से कर लिया ये, फिर यहाँ साइड में 2 SS हैं, सिमलीपाल और सुंदरबन, ये भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो। देन ऊपर आपका देखो CN रहता है, ऊपर से कहाँ गया ये मार्कर और खो जाता है, ठीक है। तो ऊपर से आपका CN है, ठीक। CN इज नथिंग बट यहाँ पे जो आपका CN रहता है वो है कोल्ड डेजर्ट और नंदा देवी, ठीक है। ये CN जो है जब आप पढ़ते हो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो नेचुरल वाली हैं, तो ये GN बन जाता है जब ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और नंदा वैली हो जाता है। अभी क्या है नंदा देवी हो जाता है, प्लस नंदा देवी के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स, इतना पूरा एक बनता है, तब ये GN भी बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को समझने की कोशिश करो। अदरवाइज ये CN रहता है, CN में क्या है कोल्ड डेजर्ट और आपका यहाँ पे नंदा देवी, तो नंदा देवी इज कॉमन और CN और GN चेंज हो जाएगा। CN में आपका कोल्ड डेजर्ट है, जबकि जब GN पढ़ते हो, ये मैं उसकी पैरेलल की बता रहा हूँ याद कराने के लिए। तो CN याद कर लिया, यहाँ पे ये कच्छ लिटिल रन ऑफ ग्रेट कच्छ जो कच्छ वाला है वो अलग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कि आपका जो असम है, असम के अंदर आपको मानस देखने को मिलता है और डिब्रू साइकोवा देखने को मिलता है। ऊपर जो आपका दिबांग दियांग है वो अरुणाचल में देखने को मिलता है, दिबांग। देन नोकरेक आपका मेघालय में है, नोकरेक, और कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में है। तो आप समझने की कोशिश करो कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ MAAS यही 4 मास याद कर लो, मास में ही सिर्फ है आपके क्या बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि मास फॉर मेघालय में आपको मिलता है नोकरेक, असम में आपको MD मिलते हैं, MD का मतलब क्या है, एक तो मानस और एक आपका D से डिब्रू साइकोवा, और जो आगे जो A है दैट इज योर अरुणाचल, जहाँ पे दिबांग दियांग मिलते हैं। देन आपका S है सिक्किम में आपको कंचनजंगा मिलता है। तो जैसे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आजा बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में नहीं है, तो आपको मास सिर्फ याद रखना है 4 में 5 हैं, यहाँ पे 4 राज्यों में 5 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पप्पा में 3 हैं, 2 ये हैं, तो ऐसे करके आपके 10 हो गए। इस पूरे को मिला के 1 2 और 3 ये 13 हो गए, और यहाँ पे आपके गन्स में आपको 5 और देखने को मिल जाते हैं। तो 5 हो गई गन्स, 5 हो गए आपके मास में, ठीक है, और 5 हो गए आपके ये पप्पा और SS, पप्पा SS,
ठीक है, पप्पा एसएस, पंचमढ़ी और ये वाला पूरा सेक्टर 5 का, और आपके 15 के बाद 3 ये ऊपर के अलग से हो गए, कार्टून नेटवर्क और कच्छ में कार्टून नेटवर्क देखा जा रहा है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा या तारक मेहता नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह से आपने याद कर लिए और ये हो गए सारे। अब कोई कहे कि भाई मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में क्या नहीं है और 12 कौन से हैं, तो 6 हटा दो। 6 कैसे हटाओगे, ये दूर दूर वाले हटा दो, इधर से कच्छ हटा दो, ऊपर से कोल्ड डेजर्ट हटा दो, है ना, इस तरह से यहाँ पे भी एक आध ये शायद निकोबार वगैरह हट जाता है या ऐसा कुछ हटता है, तो ऐसे कुछ 6 हट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये हमने ट्रिक से याद भी कर लिया कि गन से याद कर लिया, मास से याद कर लिया, मास में फिर एमडी जो है वो असम में है, बाकी सब जगह एक एक है, तो इस तरह से पढ़ लिया। आपका हमने पप्पा एसएस करा दिया और यहाँ पे आपका पप्पा एसएस के बाद आपने कार्टून नेटवर्क कच्छ में देख लिया, तो इस तरह से हमने याद कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे याद कर लिया। अब आगे के एग्जाम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा साइंटिफिक ये बिल्कुल देखो जेनरिक क्वेश्चन 2 नंबर, 1.5 नंबर, 1.33 नंबर जितने थे ये फ्री के थे, आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, देखो ये चीज़ हमेशा सही से पढ़ के किया करो कि क्या पूछा गया है, हायर टू लोअर ऑर्डर, तो हायर ऑर्डर ऊपर रखना है, ऊपर से नीचे के क्रम में, तो डेट्स वाई प्लांट किंगडम सबसे ऊपर आएगा, फिर आपका पीसीयू आएगा। ठीक है, पीसीयू होता था ना पब्लिक कॉल ऑफिस, तो फाइलम है, देन क्लास है, देन ऑर्डर है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो ये भी आराम से आप कर सकते थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब यहाँ पे ओवरऑल एक देखने को मिलेगा कि एंटी कांग्रेस आइडियोलॉजी वाले क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। जस्टिस थ्योरी, जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड, या ट्रू। इसके अलावा इट क्लेम दैट के जो जैसे मोले मिंटो ने मुस्लिम्स को एक तरह से आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, इस तरह का इलेक्टोरेट नॉन ब्राह्मण्स को भी देना चाहिए, तो काफ़ी मतलब हो सकता है। तो ऐसे करके आप ये गैस वर्क के थ्रू भी कर सकते थे और बाकी आपको पता भी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। अगला क्वेश्चन है वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, तो एक कह रहा है कि ये 1927 में बनी थी। ठीक है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, और एक बोल रहा है कि ये भाई कांग्रेस के अंदर काम कर रही थी। तो ये दोनों से एक तरह से कंट्राडिक्टरी से स्टेटमेंट है कि अगर ऑल इंडिया होगी तो फिर अंदर क्यों काम करेगी, और ऐसे आप इनमें से समझ जाते हैं कि एक तो मतलब ठीक है एक ही होने के चांस ज़्यादा हैं, तो ये ओनली 2 था आंसर। तो वैसे कंट्रोवर्सी वगैरह में नहीं जाएंगे किस पे क्या थी, आप सिंपली यहाँ ये समझोगे यहाँ कंटेंट क्या है। देखो वर्कर एंड पीजेंट पार्टी जो है ना, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, इसका दूसरा नाम है कीर्ति किसान पार्टी। ठीक, याद रखना, अगली बार कीर्ति किसान आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, और ये बनी कब थी, 1925 में बेसिकली, ये आपको दूसरे नाम से देखने को मिलेगी, फिर बाद में 26 वगैरह में बनी थी। इट बिकम एन इंपॉर्टेंट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिकली यहाँ पे कम्युनल आइडियोलॉजी, नॉट कम्युनल और कम्युनिस्ट बहुत अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बेस्ड ये पार्टी थी, और इसका इन्फ्लुएंस कहाँ था, बॉम्बे लेबर मूवमेंट में इसका इन्फ्लुएंस था। ठीक, इसके अलावा पार्टी का सपोर्ट इसलिए था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो आपको कांग्रेस में थे, बट उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग वाली थी, एंड डेट्स वाई इस पार्टी को वहां से एक तरह से एक सपोर्ट और एक तरह का माहौल देखने को मिला। पार्टी का फाउंडेशन कैसे हुआ, बंगाल में 1 नवंबर 1925 को एज अ लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया और लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो स्वराज पार्टी पता है कौन सी है, लेकिन लेबर स्वराज पार्टी ये वाली है। ठीक है, ये बंगाल में बनी, और फाउंडिंग लीडर जो थे इस पार्टी के वो कौन थे, काजी नजरुल इस्लाम, आपने सुना होगा ये नाम बहुत अच्छे से, काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद एंड शमसुद्दीन हसन। तो कुतुबुद्दीन क्यू, शमसुद्दीन एस, और यहाँ पे आपको काजी और आपके हेमंत कुमार सरकार। हेमंत कुमार सरकार इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेम, याद कर लो। यहाँ पे फिर काजी नजरुल इस्लाम एंड देन कुतुबुद्दीन एंड शमसुद्दीन, कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन, काजी एंड हेमंत, काजी हेमंत, कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीस 4 नेम्स। ये नेम वगैरह यूपीपीसीएस में इंपॉर्टेंट रहते हैं। फाउंडिंग मैनिफेस्टो जो है काजी नजरुल इस्लाम जी ने साइन किया था। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ एग्जिस्टेंस पार्टी जो थी वो प्रोविजनल थी। बाद में ऑल बंगाल प्रजा कॉन्फ्रेंस हुई आपकी, कहाँ पे, कृष्णनगर में 1926 में, और रिवॉल्यूशन जो था वो फैजुद्दीन हुसैन साहिब ने यहाँ पे मेम, ये जो आपकी जगह, और ये कहाँ के थे, मेम सिंह के, तो यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बात करी। 1926 में हम आ गए हैं, तो एक तरह से समझ लो कि 1925 में लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपके कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन और हेमंत कुमार, और उसके साथ आपके काजी नजरुल इस्लाम, तो काजी हेमंत
कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन उन्होंने बनाई थी, लेकिन बाद में ये फैजुद्दीन हुसैन साहब ने ये रिजोल्यूशन पास किया और मूव वॉज सेकेंडेड बाई ब्रजनाथ दास ऑफ बोगरा। तो ये मेम सिंह और बोगरा ये जगह है, मेमन सिंह और बोगरा, और यहाँ पे रिजोल्यूशन पास करके वर्कर पीसेंट पार्टी, ये 1926 की हम बात कर रहे हैं, 1 नवंबर, ये आपकी 6 फरवरी के यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन थे नरेश चंद्र सेन गुप्ता वॉज इलेक्टेड पार्टी प्रेसिडेंट, और हेमंत कुमार सरकार और कुतुबुद्दीन अहमद, जो ऊपर कुतुबुद्दीन अहमद हम पढ़ चुके हैं, तो ये पहले हमने कैसे याद करा, काजी, हेमंत, कुतुबुद्दीन और शमसुद्दीन। तो हेमंत और कुतुबुद्दीन ये क्या आ गए, ये आपके यहाँ पे बन गए क्या, ये बन गए आपके पार्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्टी प्रेसिडेंट, सॉरी ये पार्टी प्रेसिडेंट तो नरेश कुमार सेन गुप्ता थे, ये बन गए हेमंत और कुतुबुद्दीन आपके जॉइंट सेक्रेटरीज। तो ये दोनों लोग बन गए जॉइंट सेक्रेटरी। काजी नजरुल इस्लाम जो थे वो आपको यहाँ पे देखने को अलग तरह से मिले थे, और यहाँ पे नरेश चंद्र गुप्ता, नया नाम जो आपको यहाँ पे नरेश चंद्र गुप्ता, ठीक है, नरेश चंद्र गुप्ता, एनएसजी कमांडो नहीं, एनएसजी गुप्ता जी, ठीक है, नरेश चंद्र गुप्ता। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स एंड दिस काइंड ऑफ आइडियाज के कीर्ति किसान पार्टी भी वर्कर पीजेंट पार्टी को कहते हैं। इस तरह से आपको एनालिसिस करते हुए एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है। इसके अलावा एक तो मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है, कांग्रेस के अलग अगल बगल वाली चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं पैरेलल में दूसरी जो आइडियोलॉजीज थी, चाहे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो या फिर वो आपकी जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड जस्टिस पार्टी और ये सब है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा एक चीज और है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चीज, तो कांग्रेस के आगे या पैरेलल में तो ये है, लेकिन कांग्रेस के पीछे वाली ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत टाइम से इंपॉर्टेंट रहा करती थी और अभी भी हैं। तो ये वाली क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हो। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको पता है दादा भाई नौरोजी ने जब बनाई थी, तो क्योंकि वो वहाँ पे लंदन में बनाई थी, तो दैट्स वाई वहाँ के रेस्पेक्ट में उन्होंने इसको ईस्ट इंडिया बोला। ठीक है, तो ये आपकी है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है वो आपकी यहाँ देखने को मिलती है। इंडियन सोसाइटी जो शिशिर कुमार घोष जी ने आपकी बनाई थी 1875 में, तो वो यहाँ पे है, और इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक चीज याद करने की कोशिश करा करो कि 51 है, 66 है और 76 है। लेट मी ब्रिंग दिस थिंग, पहले इसको मैं मिटा दूं एंड देन आई विल टेल यू। एकदम सिंपल सा अभी याद करा के खत्म करते हैं इसको, है ना। बार बार क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये चीजें कैसे याद करनी चाहिए। देखो यहाँ पे सिंपल एक नंबर याद कर लो, जैसे मम्मी पापा के, भाई बहन के, सबके नंबर याद करते रहते हो, पुराने नंबर भूले नहीं हो, वो भी अभी भी याद है ना, जो उसके थे। तो 51, 66, 76, तो ऐसे 3 नंबर हैं। ठीक, 51, 66, 76 नंबर याद कर लिया। अब इतने नंबर याद, जब 10 डिजिट याद कर सकते हो और अभी भी नहीं भूले हो उसके नंबर, तो अभी ये 6 डिजिट का याद कर लो, 51, 66, 76। ठीक है, अच्छा नंबर भी है, अपने आप इजी भी लगने लगेगा। अब हुआ क्या है कि 51 में आपको देखने को मिलेगा कि जमींदार एसोसिएशन, ये तीनों में ना एसोसिएशन बने हैं, एसोसिएशन यहाँ बना आपका जमींदार एसोसिएशन। ठीक है, जमींदार एसोसिएशन 2 सोसाइटी को मिला के बना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और एक इंडिया सोसाइटी, मतलब ऐसे करके, नॉट इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और एक कोई और सोसाइटी थी जो मेरे को अभी, जमींदार सोसाइटी। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जमींदार सोसाइटी, ऐसा कुछ मिला के एक जमींदार एसोसिएशन बना 1951 में। तो ये एक बार देख लेना किसको मिला के बना। ठीक, इसके बाद 66 में क्या बना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बनाया, इसलिए उसको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बोला गया। और 1976 में बना इंडियन एसोसिएशन या नेशनल इंडियन एसोसिएशन, जो आपके आनंद मोहन बोस और आपके आनंद मोहन बोस के साथ जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने बनाया। इसी को कांग्रेस का मतलब मतलब जो प्रीवियस जो है वर्जन वो यही था, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, जैसे इंडियन एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ आ गई कि आपने 51, 66, 76 कर लिया, तो इसमें आपके 3 एसोसिएशन याद हो गए, जमींदार एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। अब इसके एक साल पहले 75 जो है उसको क्यों छोड़ दिया, यहाँ याद कर लो, इंडियन सोसाइटी। उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एसोसिएशन नहीं है, वो सोसाइटी है। तो सोसाइटी बीच में आ गई 75 में, शिशिर कुमार घोष जी ने ये आपको यहाँ पे बना के दी थी। तो इस तरह से हमने ये चीज पढ़ ली। और 51 जो है उसमें हमने जमींदार एसोसिएशन वगैरह पहले ही बता दिया। ये, हाँ अब याद आया, ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसका नाम था। ठीक है, तो अभी जमींदार बोला था, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में जमींदार सोसाइटी और इंडियन जो आपका जमींदार सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी, कुछ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी करके कुछ एक लीग थी या कुछ था। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यहाँ बना, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना, फिर इंडियन एसोसिएशन बना, और बीच में आपका ये बना। ऐसे ही विमेन इंडियन एसोसिएशन भी था, और ऐसे आपकी अलग अलग बॉडीज हैं। तो ये पूरा आपका बंगाल का सीन 51, 66, 76 का याद करके आपने 3 एसोसिएशन
एसोसिएशन यहाँ याद कर लिए। इसके अलावा लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, अगेन मैं वही चीज़ करूँगा जो मैंने अभी बताई थी। देखो क्या होता है कि जब आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हो, एकदम मैं याद करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस एनालिसिस के नाम पे बस भगा दिया, ठीक है, तो आराम से थोड़ा अगर समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हो। देखो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, तो आप जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ते हो और जब आप यहाँ पे जो एज ऑफ मैरिज की बात करते हो, तो देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक चीज है, एक नंबर फिर से लेके आऊंगा, 72, 91, 30, 78। अब देखो फिर अगेन वही चीज रिपीट करना चाहूंगा कि 10 डिजिट का अगर उसका नंबर याद अभी भी है और भूले नहीं हो, ठीक है, तो ये तो कितने का है, ये तो 8 का है। वो पुराना वाला 6 का था, 6 वाला क्या था, 51, 66, 76, 51, 66, 76, ये क्या है 72, और ये सब था क्या 18, 1851, 1866, 1876, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। अब याद यहाँ कर लो कि 72, 91, 30, 78, ये भी कर लो, 8 डिजिट का है, जब 10 का नहीं भूले तो ये तो कर ही सकते हो, 72, 91, 30, 78। अब देखो ये क्या है, ये 18 है, ये दोनों 18 वाले हैं, और ये दोनों आपके जो इधर वाले हैं ये आपके 19 वाले हैं, ठीक है, यानी कि 1930, 1978 और ये 1872 और 1891। तो सबसे पहले आया था आपका 1872 में एक्ट, जहाँ पे एज जो थी वो मैरिज की मतलब एज ऑफ मैरिज को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट करके एक आया था, एंड देन एक आपका एक और रिलेटेड आया था 1978 में। ये यहाँ पे जो अभी चल रहा है ना 21 और 18, वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट यहाँ से आया है। इसके अलावा 1930 में एक बार हुआ था जब 14 और 18 करी हुई थी मेल और फीमेल की, ऐसा कुछ करके कुछ। ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको इस तरह से याद रखनी है, 72, 91, 30, 78, ठीक है। और ये वाली पहली थी और ये थी। तो इसमें ये जो आया था ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1981, ये वाला एक्ट आया था जो आपके ये जो BM मालावारी जी थे उनके मतलब स्ट्रगल के बाद। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको, ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज जनरल वे में जाओगे तो ये आप सही मान लोगे कि हाँ किया ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, किया नहीं था। उसका रीजन ये था, उनको ये जो मकसद था एज ऑफ कंसेंट एक्ट का, उससे दिक्कत नहीं थी। उनको दिक्कत ये थी कि ये ब्रिटिश क्यों ला रहे हैं, ठीक है, जनरली ये लॉजिक था। और ब्रिटिश क्यों ला रहे हैं, पहले हमें स्वराज दो, हम लेके आएंगे। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज को अपोज किया था। ये वाली चीज यहाँ पे आपको देखनी होगी, ठीक। ऐसे ही आपको एक और, अब अपोजिशन पे क्वेश्चन आ गया तो अगली साल ये पूछ देगा कि लाला लाजपत राय जो थे और बाल गंगाधर तिलक थे, ये दोनों लोग जो गांधी जी ने पहला मूवमेंट यहाँ पे किया था, क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन, ये दोनों लोग इसके अपोज में, मतलब देखो खास बात देखो, एक मतलब अलग ही ब्यूटी थी उस टाइम की। लाला लाजपत राय वाज द प्रेसिडेंट इन वन ऑफ द सेशन, जब आपका ये सेशन जिसमें ये चीज शुरू हुई थी ना नॉन कोऑपरेशन, उस सेशन के प्रेसिडेंट आप देखोगे लाला लाजपत राय जी थे। बट वो बॉयकॉट ऑफ एजुकेशन और स्कूल्स के अगेंस्ट यहाँ पे देखने को थे, ठीक है। तो वो अपोजिशन भी कर रहे थे किसी चीज का, लेकिन थे भी प्रेसिडेंट। तो इस तरह की वहां पे ब्यूटी थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनके अलग तरह का वहाँ पे पॉलिटिक्स हुआ करती थी, ठीक है। वो मतलब एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स थी कि भाई एजुकेशन को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो, इस चीज के लिए वो अगेंस्ट में भी थे लाला लाजपत राय जी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वो इस चीज के प्रेसिडेंट भी थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च भी किया था, ठीक। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक जी थे, वो इसलिए अपोजिशन में थे, मतलब उनको इस चीज में ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि भाई यहाँ पे एक तो वो जो सत्य अहिंसा वाले पॉइंट पे थोड़ा सा वो नाराज थे, और दूसरा यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन में जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत को इंक्लूड किया था उस वजह से भी नाराज थे। तो ऐसे करके आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कभी कभी ऐसा नहीं कि फ्रीडम फाइटर जो ये ट्रिक वगैरह वाले बताते रहते हैं कि भाई जो भी फ्रीडम फाइटर दिख जाए उसके बारे में अच्छी बातें सही होती हैं, भाई नहीं होती हैं। कभी कभी कोई लॉजिक देकर कभी कभी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन उसी चीज़ पर था, और यही रीज़न था कि यूपीपी से 2024 थोड़ा सा अलग पेपर था, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी महाराज के ऊपर क्वेश्चन है, और मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 आए हुए हैं, एक पेशवा की क्रोनोलॉजी और शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो आपको ये चीजें आपसे पता रहनी चाहिए। ये सिंपल यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, क्योंकि ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में घुस के क्वेश्चन है कि भाई क्या चल रहा था, आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए। तो आगे से आप मराठा एम्पायर को अच्छे से करके जाइएगा। पेशवाज मैंने पूरे ऊपर कराए थे, अब तो भूल भी गए होंगे कि सबसे पहले बालाजी थे,
फिर विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बालाजी राव थे, ठीक है, उसके बाद बाजीराव वन थे, उसके बाद माधव थे, उसके बाद नारायण थे, उसके बाद रघुनाथ थे, फिर जो माधव थे इसी के माधव स्वामी माधव बन गए थे, और ये बाजीराव वन के बाजीराव 2 बन गए थे। आई होप योर क्रोनोलॉजी इज क्लियर, आई होप यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन कोरल ब्लीचिंग अंडमान निकोबार में क्यों हो रही है? अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज पढ़ी होगी तो कर दोगे, अदरवाइज कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस ये लगाओ कि जब कोरल रीफ की बात आती है तो वहां पे चीज होती है SWS, ठीक है, और मूविंग वाटर, और ऐसे ये होता है आपका शैलो वाटर, वार्म वाटर, ठीक है, इसके अलावा सनलाइट वाला वाटर, ठीक है, जहाँ पे शैलो वाटर, वार्म वाटर, ठीक है, सैलाइन वाटर, ठीक है, SWS, और मूविंग वाटर, ठीक है, मूविंग वाटर, और आपका ये जो न्यूट्रिएंट्स जो रिच्ड वाटर है, तो इस तरह से तो SWS सॉस होता है। यहाँ पे शैलो वाटर, वार्म वाटर एंड सैलाइन वाटर, ये कंडीशंस हैं। लेकिन जब वार्म वाटर अगर 2 डिग्री, मतलब ओशन का जो टेम्परेचर होता है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस कुछ होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 डिग्री अगर राइज हो गया ना तो ये वार्म वाटर सुटेबल नहीं होगा। और लॉजिक समझो, जब हम कहते हैं ना कि 1.5 डिग्री पे रोकना है, 2 डिग्री पे रोकना है, क्योंकि ओशन का जो टेम्परेचर रहता है, जो मतलब एक तरह से पूरे ओवरऑल उसका जो टेम्परेचर रहता है एवरेज, वो 25 डिग्री होता है। 27 डिग्री हो जाएगा, कोरल ब्लीचिंग भी हो जाएगी। और अगर एक चीज और समझने की कोशिश करो कि 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर इज योर सुटेबल टेम्परेचर फॉर योर ये जो आते हैं रहते हैं जिसको बोलते हैं आपका साइक्लोन। साइक्लोन की जब कंडीशन पढ़ोगे, वार्म वाटर वहां एक कंडीशन है और लिखा है कि ग्रेटर देन 27, तो अभी 25 डिग्री कुछ है और ग्रेटर देन 27 हो जाएगा तो ये कंडीशन भी हो जाएगी। तो जैसे ही 2 डिग्री बढ़ेगा ना, इसीलिए दिक्कत है, इसीलिए कहा जाता है पेरिस क्लाइमेट चेंज वाले एग्रीमेंट में कि 2 डिग्री से कम में रोक दो, ठीक है, ये वाली चीज। और यहाँ पे एक लॉजिक ये भी आ जाएगा कि एक में 2 डिग्री बोल रहा है, एक में 4, तो आंसर इनमें से होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर ने उसी को देखते हुए एक बाइस आई है उसके दिमाग में कि चलो ये वाला 2 आंसर है, तो उसको करते टाइम उसने 4 वाला भी एक बना दिया, ठीक है, तो आंसर 2 आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ट्रिक भी यहाँ पे हमने सीखी थोड़ी सी। इसके अलावा फॉलोइंग स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अशोक पे क्वेश्चन, अशोक अकबर, देख रहे हो थीम, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपका आराम से निकल जाएगा। होता क्या है, दिक्कत क्या होती है, बच्चे दृष्टि पढ़ रहे हैं, घटनासार पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पूरा पढ़ते जा रहे हैं, हर चीज रटते जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं कहीं हर जगह से नहीं आ रहे, क्वेश्चन कुछ थीम से आ रहे हैं। अकबर से आ रहा है क्वेश्चन, आपका शिवाजी महाराज से भी अब आ गया क्वेश्चन, आपका ग्रेट अशोक से भी आता है हर साल। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से थीमेटिक पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। अब यहाँ डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोक यहाँ से दी हुई है, तो अगेन लॉजिक लगाओ कि भाई अब इतने सूत्र हैं, इतनी किताबें हैं, और राहुल नाम की किताब और है, तो राहुल नाम की किताब तो और ज़्यादा यहाँ पे चांस है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा। और हर एग्जामिनर ने मतलब समझ रहे हो कि पढ़ के और कहीं भी अगर निकल आया धम्मा के बारे में कुछ भी डेफिनेशन, तो वो चीज़ है, तो आप इसको मान सकते हो। और 14 साल हुए थे तब यहाँ पे अपॉइंट किया था धम्मा महामत्ता। तो अगेन धम्मा महामत्ता क्या था, ये चीज़ें क्या हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो जो रॉक एडिक्ट थे ना, रॉक एडिक्ट थे, एक सेकंड गाइस, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो जो रॉक एडिक्ट थे वो इंस्क्रिप्शन में देखो यहाँ पे अलग अलग 14 बेसिकली मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो पहला है वो स्लॉटर को प्रोहिबिट कर रहा है। मैं यहाँ पे ट्रिक की हेल्प से ये सब याद करा दूंगा। अभी आपको लग रहा होगा भाई क्या है ये है ना, तो मैं याद कराऊंगा इसको, इसकी गारंटी है। देखो प्रोहिबिट करना है यहाँ पे एनिमल स्लॉटर को, और बैन करना है जो भी किलिंग वगैरह एनिमल की है। तो 1 का मतलब है कि 1 का मतलब डंडा, ठीक है, डंडा मतलब जो जस्टिस का डंडा, और एनिमल जस्टिस, एनिमल वेलफेयर, तो वेलफेयर का डंडा, डंडे से वेलफेयर के भाई पनिशमेंट दिया, पहले रोका जाएगा और किसी ने और सब चीजें पनिश की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स, तो यहाँ पहले क्या है कि गलत बिल्कुल मर्डर वाली चीज है, यहाँ थोड़ा सा वेलफेयर की बात है कि मेडिकल केयर देना है मैन और एनिमल को, और मेंशन ऑफ ये। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि कहाँ पे चोला, चेड़ा, पांड्या ये सब मेंशन है कौन कौन सी रॉक एडिक्ट में, और उसका आंसर था 2 and 13। तो यहाँ से एक तो 2 and 13 आप याद कर लो, ठीक है, 2 and 13 आपने याद कर लिया। इसके बाद 2 से आपको ऐसे याद करना है 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है,
दो बूंद किसकी, जिंदगी की। तो दो बूंद जिंदगी की क्या होता है, दो का मतलब हो गया आपका हेल्थ से, वेलफेयर से, इसीलिए यहाँ मेडिकल केयर की बात किसमें हुई है, दो बूंद जिंदगी की में। स्लॉटर वाली चीज, मार काट की बात जो है, तलवार अलवार की बात एक में हुई है। मेडिकल केयर दो बूंद जिंदगी की दो में हुई है। तीन में आपको तीन नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो जेनरोसिटी विद ब्राह्मणास, याद रख लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसके अलावा इट सेज यहाँ पे देखो एक YPR का कॉन्सेप्ट रहता है कि अशोक ने जो धम्मा का प्रमोशन किया था उसमें उन्होंने YPR में क्या क्या नाम थे, YPR में आपके जो नाम थे रजुकास, प्रदेशिकास और युक्तास, ये तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2025 में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे ये तीन उन्होंने अपॉइंट किए थे, क्या नाम था, युक्ता, प्रदेशिका और रजुकास। तो इनको कहा था कि ये जो हर 5 साल में देखने जाएंगे, क्या देखने जाएंगे कि धम्मा का क्या चल रहा है। तो 3 से हमने 3 नाम याद कर लिए। तो 2 से कर लिया दो बूंद जिंदगी की मेडिकल केयर, 3 से 3 नाम याद कर लिए और उनका नाम है YPR, युक्ता, प्रदेशिका एंड रजुका। आई होप यू आर एबल टू रिमेम्बर दिस थिंग। 1 से हमने तलवार कर ली कि कोई भी तलवारबाजी नहीं करेगा, कोई भी गढ़ से नहीं चलाएगा, कोई भी यहाँ पे स्लॉटर नहीं करेगा। 2 में हमने दो बूंद जिंदगी की कर ली, 3 में 3 नाम पढ़ लिए। अब आ जाओ 4 पे। 4 में धम घोष ओवर बिरह घोष। 4 से आपको एक आचार की बात है, एक आचार की बात है। 4 में एक आचार की बात है, एक आचरण की बात है कि भाई धम्म घोष होनी चाहिए, ये बिरह घोष नहीं होने चाहिए। बिरह या जो भी इसको बोलते हैं भेरी घोष, भेरी घोष मतलब साउंड ऑफ वॉर। तो आचार कैसा होना चाहिए, 4 बोल रहा है कि हमारा जो आचार है, जो हमारा आचरण है वो धम्म की बात करे, ये वाली बात ना करे। 5 में क्या होता है, विक्ट्री दिखाते हो, विक्ट्री साइन दिखाते हो। तो 5 में एक अपॉइंटमेंट है धम्मा महामत्ता की, जो अभी क्वेश्चन आया है कि 14वें साल में हुआ था। वो क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि वो 5वें ईयर में था। तो आप यहाँ पे पोस्ट याद कर लो कि 3 और 5 कहते हैं ना, 3-5 बहुत करता है। तो 3-5 क्या है, 3 में 3 पोस्ट हैं और 5 में 1 पोस्ट है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। 3 और 5 में पोस्ट की बात है और कहीं पे कोई पोस्ट की बात नहीं है। 3 में YPR की बात है और यहाँ धम्मा महामत्ता की बात है, जो अब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से याद रखना, 14th ईयर में ये आपके अशोक ने बनवाया था। तो 3-5 में पोस्ट की बात है, 4 में आचार की बात है, 2 में दो बूंद जिंदगी मेडिकल केयर की बात है और 1 में गढ़ से तलवार की बात है, यानी कि वहां पे प्रोहिबिट करता है एनिमल स्लॉटर का। 6 में क्या है, 6 में है कि राजा की जिम्मेदारी है कि लोगों का वेलफेयर देखे। 6 में ये है, 6 में मतलब एक राजा है वो कह रहा है केम छो, 6 का मतलब छो, 6 का मतलब छो, ठीक है। देखिए केम छो, तो केम छो या चुप चुप के देखी होगी तो वो छो कहता है 6, तो फिर वो 6 रोटी दे देता है जो कट नहीं रही होती, जिसको कह रहा है कि यहाँ पे तलवार चाहिए काटने के लिए, तो वो चीज। तो केम छो, 6 का मतलब केम छो, केम छो मतलब राजा पूछेगा प्रजा से कि केम छो, मजामा, तो वो वाली चीज यहाँ पे 6 में है। उसके बाद जो आपका 7 है वो है भाई सबका साथ सबका विकास। अब देखो यहाँ पे 2 एक साथ याद कराऊंगा, 7 और 12 एक साथ अभी करा दूंगा। 7वां कहाँ गया और 12वां कहाँ गया, 12वां, ठीक है। 7 और 12 एक साथ याद कराएंगे। कैसे, देखो एक लाइन लिखो, सबका साथ सबका विकास। सबका मान लिया आपने, लिख लिया सबका, ठीक है, साथ, फिर सबका विकास। और विकास को हिंदी में लिखना, और जब विकास को हिंदी में लिखोगे तो जो लास्ट का सा का जी ये बनेगा ना, ये 12 लग रहा है उल्टा। अब 21 तो नहीं जाओगे, 21 चले जाओगे, 21 रॉकेट एक्ट थोड़ी ना, रॉकेट एक्ट तो 14 है, तो इसको उल्टा कर दो। तो हमने यहाँ से 7 पकड़ा, यहाँ 12 पकड़ा, ठीक। तो 7 और 12 जो है, 7 और 12 जो है वो आपका क्या है, टॉलरेंस है। साथ में कि अलग अलग रिलीजन में टॉलरेंस, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए तो दिया गया कि अलग अलग रीजन में कम्युनल हार्मोनी रहे। और 12वां देखो क्या है, 12वें में भी यही वाली बात है कि यहाँ पे मेंशन, ये वाला मैंने बता दिया कि मेंशन, यहाँ पे देखो टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियंस एक्ट, ठीक है। इट मेंटेन्स महामत्ता टू चार्ज ऑफ वुमेन वेलफेयर। तो धम्मा महामत्ता ऊपर है, महामत्ता यहाँ है, बट एट द सेम टाइम रिलीजियस में वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली चीज आपको देखने को मिली 12 में, ठीक। तो 7 भी याद हो गया, 12 भी याद हो गया। अब आ जाओ फिर 8 पे, ठीक है। 8 पे आ जाओ। 8 में देखो, 8 का मतलब, 8 को थोड़ा ऐसे पढ़ो, 8 को अगर थोड़ा घुमाओगे तो इन्फिनिटी जैसा लगता है 8। तो इन्फिनिटी कब हो जाता है, इन्फिनिटी देखो इंडियन, जब आप पढ़ते हो 5 ईयर प्लान, तो 8th 5 ईयर प्लान में भी इन्फिनिटी जैसा कुछ चेंज आ गया था। क्या चेंज आया था, LPG रिफॉर्म्स आए थे। 8 को वहां से ऐसे याद करो, और यहाँ पे 8 को कैसे करोगे कि 8 का मतलब है डिस्क्राइब अशोकास फर्स्ट धम्मा यात्रा टू बोधि
ट्री, ठीक है, यानी कि बोधि ट्री पे गए तो बोधि ट्री 8 पे है, 8 का मतलब निर्वाण, 8 का मतलब इन्फिनिटी, 8 का मतलब चेंज। इसलिए ये बात जब 5 ईयर प्लान पढ़ोगे तो कर लेना एलपीजी से रिलेट, और जब ये पढ़ोगे तो रिलेट कर लेना बोधि ट्री से रिलेट, क्योंकि उसी के नीचे तो बुद्ध भगवान को मिला था, क्या मिला था, निर्वाण मिला था। तो 8 याद कर लिया। 9 याद कैसे करोगे, सेरेमनीज। तो 9 तो आपको पता है कितना ज्यादा नवरत्नाज और बहुत सारा नवरात्रि से लेके बहुत सारे 9 यहाँ देखने को मिलते हैं। 9 यहाँ पे सेरेमनी का नंबर है, और सेरेमनीज यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सेरेमनीज ऑफ धम्मा, तो इस तरह से सेरेमनी की बात करी जाएगी। 10 का क्या है कि डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, वो नहीं करना है। तो 10 बहाने नहीं करने हैं फेम एंड ग्लोरी के चक्कर में, तो 10 बहाने लेके गए फेम एंड ग्लोरी, तो ऐसा करके 10 याद कर लो। 11 धम्मा इज द मेजर पॉलिसी ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो ये पॉलिसी हो गई। 12 13 हमने बता दिए। 14 में क्या है, यहाँ पे इनग्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शन इन डिफरेंट, डिस्क्राइब द इनग्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से हमने ये चीजें पूरी पढ़ ली हैं। आई होप यू आर डन विद दिस थिंग। सिंपली रिवाइज करोगे। 1 में तलवार है कि प्रोहिबिट करेगी, तलवार की धार नहीं चलेगी। 2 में जो है वो आपका 2 में 2 बूंद जिंदगी की है, यानी मेडिकल हेल्थ की बात है। 3 में आपको 3 पोस्ट मिलाई हैं बाई पीआर, और 5 में भी आपको 3-5 के तौर पे धम्मा मत्ता 5वें में मिल रहा है। चौथे में जो आपको है वो आपको मिल रहा है आपका यहाँ पे 4 में आपको आचार की बात हो रही है कि आचार कैसा हो, धम्म घोष की बात हो, भेरी घोष यानी साउंड ऑफ वॉर यहाँ पे ना हो। 5वां छठा जो है वो केमछो है, यानी राजा को वेलफेयर पूछना चाहिए, जाना चाहिए प्रजा के पास और पूछना चाहिए केमछो, और प्रजा कहेगी मजावा, ठीक है। 7वां और 12वां एक साथ याद कर लो, सबका साथ सबका विकास, दोनों को 7 और 12 यहाँ पकड़ के डिवाइड, 12 को 21 को विकास को ऐसे लिखोगे तो 7 और 12 याद हो जाएगा। 8 का मतलब इन्फिनिटी, एलपीजी कर दो और बोधि ट्री वहां से याद कर लो। 9 का मतलब सेरेमनी, 10 का मतलब और 11 का मतलब और ये 12 13 का मतलब मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21। अब पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इनमें बहुत ज्यादा एनालिसिस है नहीं, आर्टिकल यहाँ दिया हुआ है, ये वाला आर्टिकल गलत है। इसके अलावा प्रेसिडेंट, ये वाली चीज बिल्कुल बेसिक है पॉलिटी की, पहली लाइन यही होती है, अमेंडमेंट करने के लिए इन दोनों हाउसेस की यहाँ पे बात होती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि कंडक्ट, यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर पे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ कमेटी दी हुई है जो आपकी बेसिकली पंचायत की कमेटी है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था कि कहीं तो संतनाम कमेटी भी पंचायत से रिलेटेड थी, बट ओवरऑल अगर देखना होगा कि एक आंसर देना ही है तो मोस्ट यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि संतनाम कमेटी जो फेमस वाली है वो है आपकी जो सीबीसी वगैरह को बनवाई थी, जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी थी, बेसिकली करप्शन रिलेटेड वाली मेन जो ज्यादा जानी जाती है। होता क्या है कि एक आईएएस है उसको 10 तरह की कमेटी दे दी जाती हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता है कि एग्जामिनर ने तो मेनली ये वो सोच के, मतलब करप्शन वाली सोच के यहाँ ऑप्शन में दिया और ये चीज आपकी गलत हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन ये कंट्रोवर्शियल था। बलवंत राय मेहता कमेटी आपको पता है 1957 में बनी थी, अशोक मेहता कमेटी 1977 में जनता गवर्नमेंट ने बनाई थी। इसके बाद जीवी के राव है जो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में बनी थी, और एलएम सिंघवी कमेटी जो है वो 1986 में यहाँ पे बनी थी, जिसके बाद यहाँ पे चीजें आगे बढ़ी थी। हनुमंतराव कमेटी ये भी है, आपको याद रखना है, पंचायत से रिलेटेड है। पीके थुंगन कमेटी इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, और गाडगिल कमेटी। अब गाडगिल कमेटी जो है ना वो सिर्फ वही याद मत करना कि भाई वेस्टर्न घाट्स वाली है, गाडगिल एक ये भी है, ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पीके थुंगन भी याद रखना। सो दिस इज हाउ वी हैव द कमेटीज एंड देन वी हैव द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू बायोटिक सक्सेशन। यहाँ पे कुछ नहीं है, मर्स याद कर लो, आगे के लिए याद रखना कि मर्स क्या होता है, माइग्रेशन, एसेसिस, यहाँ पे रिएक्शन एंड देन स्टेबलाइजेशन। देखा गया है कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो थोड़े अच्छे से स्टैटिक वाले कॉन्सेप्चुअल पूछे गए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन रीड इट। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे पिकोक्लाइन की बात है कि पिकोक्लाइन क्या, मतलब करेक्ट पूछा गया था। इकोक्लाइन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा ये इकोक्लाइन में मतलब डिक्रीज और वो सब रहेगा, ऐसे सिर्फ बायोडाइवर्सिटी नहीं। थर्मोक्लाइन में एयर टेम्परेचर, ये पानी का वो रहता है। हेलोक्लाइन सी वाटर टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर की बात ही नहीं है, ये हेलाइन, हेलो वर्ड आ गया, मतलब इसका मतलब हो गया आपका सॉल्ट से, तो ये आपकी सैलिनिटी करता है। पिकोक्लाइन सही है कि डेंसिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़े से देख लो। पिकोक्लाइन क्या होता है, पिकनोक्लाइन, पिकनिक नहीं है, पिकनो है, ठीक है। पिकनोक्लाइन क्या है, जहाँ पे वाटर डेंसिटी की चेंज देखी जाती है जब डेप्थ में जा रहे हो, तो जैसे ये अगर समंदर है और डेप्थ में जा रहे हो तो वो डेंसिटी जो है वो बढ़ रही होगी, घट रही होगी, क्या हो रहा है, तो वो वाली चीज जो है वो आपकी देखने को मिलती है पिकनोक्लाइन में।
पिकनिक पे नहीं जाते हैं, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट होता है और ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली टेम्परेचर और सैलिनिटी पे। कुछ और क्लाइंस आपको जो पता रहने चाहिए। थर्मोक्लाइन नाम में ही आ रहा है, थर्मो मतलब टेम्परेचर। केमोक्लाइन नाम में ही आ रहा है, केमो मतलब केमिस्ट्री, वाटर की केमिस्ट्री में जो चेंजेस और ग्रेडियंट आता है उसको बोलते हैं। हेलोक्लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सैलिनिटी से रिलेटेड है, तो वो चीज हो जाएगी। एक थोड़ा अलग सा है जो आपको शायद ना पता हो, लूटोक्लाइन, ठीक है। लूटोक्लाइन याद रख लेना आपके अपकमिंग एग्जाम्स और उसके एनालिसिस के। लूटोक्लाइन के अलावा क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी की जो डिफरेंस होता है। टर्बिडिटी मतलब पानी में जैसे मान लो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी और ऐसा करके बहुत ज्यादा उसमें वो है सेडिमेंट्स, तो टर्बिडिटी वहां पे कहा जाएगा कि ज्यादा मतलब वाटर जो है वो हाई टर्बिडिटी है उसमें, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे बहुत ही थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। इसमें वैसे ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते थे। ट्रिक का मतलब है कि ट्रिक एमसी मतलब मैचिंग में ट्रिक ऐसे करती है, आपको एक आध पता है, जैसे पूछताछ सबको पता रहता है कि हंगरी होता है, ठीक है। तो डी का 1 है, तो ये आप डी का 1 में 2 में आ गए। अब 2 में आप कंफ्यूज हो गए। फिर आपने देखा क्रायोफाइट स्टेपी, तो क्रायो मतलब होता है आपका फ्रोजन वाटर, तो बर्फ इनमें से कहाँ होगी। अब इसमें रिस्क थोड़ा ये है कि पता लगा इन्होंने किसी ने लिख रखी हो वो किताब। तो क्रायो से अगर आप आर्कटिक टुंड्रा लगा दोगे तो आप बेसिकली यहाँ आ जाओगे कि बी का 4 है और बी का 4 और ये 1, ऐसे आप सिंपली एक क्वेश्चन पे आ जाओगे। बट यहाँ पे ये 2 नाम दे दिए, बोटेनिस्ट और जोग्राफिस्ट हैं जर्मन वगैरह के और अलग अलग कंट्री के, तो ये नाम दे दिए थे, ठीक है। तो इन नाम को थोड़ा सा देख लो यहाँ पे कि क्या भाई कौन से नाम है क्या है। तो नाम के ये जैसे CS सौर है, तो सौर की क्या क्या और किताबें थी सौर की। वैसे आपने सौर जो है सौर संगीत पढ़ा होगा, फोक म्यूजिक, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा, लेकिन ये कुछ और ही गया, ठीक है। तो ज्योग्राफी होता है, लाइफ है यही। ज्योग्राफी ऑफ द अपर ये वाली चीज है, ज्योग्राफी ऑफ द ओजार्क है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप बेसिन और ये सब। इसके अलावा रोड ये छोड़ सकते हो, रोड वोड। एनवायरनमेंट एंड कल्चर ड्यूरिंग द लास्ट ये चीज। इसके अलावा एग्रीकल्चरल ओरिजिन एंड डिस्पर्सल, थोड़ा अर्ली स्पेनिश मैन, ये भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से जो मतलब थोड़ा बहुत काम का लग रहा है, जैसे ज्योग्राफी ऑफ द अपर इलियंस वैली, ये भी नहीं आएगा। थोड़ा सा जो वैसा है जेनरिक सा वो आ सकता है, जैसे एग्रीकल्चर ओरिजिन और एनवायरनमेंट एंड कल्चर, ये थोड़े 2-3 देख लेना किसके, सोर्स के, ठीक है। सोर्स आ गया, अब आ गया तो आ गया। दिन खराब था, दिन इसी को कहा जाता है दिन खराब होना। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये चीज है कि नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ देखो अल्लापुरम, ठीक, ये चीज बेलगावी कर्नाटका, मूरी झारखंड में है, मूरी एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चलती है झारखंड जाती है, हीराकुड उड़ीसा में है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लांट थोड़े से देख सकते हो। एल्यूमिनियम प्लांट मैप्स ऑफ इंडिया से मैंने ये लेके आया हूँ मैं। हिंडल्को का देखो आपको पता है, ये आपका रेणुकूट में आपका सोनभद्र में मिलता है। बालको का आपको कोरबा है छत्तीसगढ़ में। ऐसे नालको का आपका हीराकुड और अंगूल है। मालको का आपका मेटूर में है, और ये जो आपका है ये अल्लूपुरम में यहाँ है जो ऑप्शन में है। तो हीराकुड वाला ऑप्शन में था, आलूपुरम वाला ऑप्शन में था, रेणुकूट ऑप्शन में नहीं था। बट यहाँ पे आपको मूरी था, मूरी छत्तीसगढ़ में है। वैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा भी है एक। तो इस तरह से आपको मूरी अगर पता होता तो आपका ये आसानी से ऑप्शन हो जाता। तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। मैंने कोशिश करी है कि जितना हो सके वो अच्छे से कराया जाए। एक ये अशोक के जब हमने ऊपर इंस्क्रिप्शन पढ़े थे तो मैंने आपको वो तो याद करा दिए, बट जगह के तौर पे आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि मेजर रॉक एडिक्ट क्या है। सिंपल याद कर लो कि ऊपर जो है वो आपका क्या है, कांधार MSK है, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था तो एक वहाँ पे मतलब दोस्त है, एक स्टूडेंट है, एक क्लासमेट था, उसका नाम था मोहम्मद सैफ खान, MSK बोलते थे उसको। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, सैफ खान MSK में जो M और S है वो ये मनसेरा और सहवाजगढ़ी ये हो गया पाकिस्तान में। कांधार हो गया आपका जो आपका गांधार अफगानिस्तान वाला एरिया उस तरफ। इसके अलावा 2 आप यहाँ पे फिर KG, तो MSK मेरे को तो कॉलेज में इंजीनियरिंग में मिला था, बट आपको यहाँ पे KG में मान लो मिला है, ठीक है, क्योंकि सबको एक ही टाइम पे थोड़ी ना मिला, आपको KG में मिला था। तो कलसी हिमाचल वाला और आपका गिरनार गुजरात वाला, तो हिमाचल टू गुजरात, ठीक है, कलसी टू गिरनार, इस तरह से कर लिया। और बाद में आपको यहाँ पे SS मिलेंगे 2, यानी सुपारा जो नाला सुपारा है, कृष्णा सुदेश वाला, कृष्णा जो बोलता रहता नाला सुपारा, ठीक है, कपिल शर्मा शो में। और ये और सन्नाटी कर्नाटक में, तो सुपारा सन्नाटी। एंड देन आपका शिशुपालगढ़ और जौगढ़, ये शिशुपालगढ़ का दूसरा नाम धौली है। तो यहाँ DJ याद कर लो, DJ SS, तो DJ SS MSK KG। तो MSK आपको कहाँ मिला, MSK आपको KG में मिला। MSK आपका मनसेरा, और ये आपका मनसेरा के बाद ये आपका ये सहवाजगढ़ी हो गया पाकिस्तान में, खानदार हो गया। इसके बाद KG जो है वो आपका हिमाचल टू गुजरात हो गया, यानी कलसी टू
आपका गिरनार हो गया। देन आपके 2 एस आए, एक सुपारा है, एक सन्नाटी है, और आपके दो यहाँ डीजे हैं। डीजे यानी धौली और जौगढ़। धौली का दूसरा नाम शिशुपालगढ़ है। तो इस तरह से मेजर रॉक एडिक्ट आपने याद कर लिए। कैसे याद कर लिए? MSK KG में मिला था और डीजे बज रहा है, SS हो रही है, SS डीजे। तो इस तरह से आपको अब ये ऑर्डर में भी आ जाए, नॉर्थ साउथ में कठिन क्वेश्चन बना के पूछ दे तो भी आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ नाम नहीं याद करा, आपको ऑर्डर भी बताया कि भाई ये दोनों पाकिस्तान में है, कांधार वाला यहाँ पे है आपका। देखो और नॉर्थ साउथ देखोगे तो थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। कलसी हिमाचल में है, गिरनार गुजरात में है, सुपारा सन्नाटी यहाँ पे आपको कर्नाटक में मिलता है, और ये सारी चीजें। बाकी देखो जो मेजर पिलर हैं, पिलर मेनली आपको यहाँ पे देखो, बस ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन का खेल है पूरा, कि पिलर अगर देखोगे ना कि गोल जो है वो पिलर बता रहा है, और गोले सारे यहाँ से लेके तुपारा उपारा मिला के पूरा यूपी बिहार में गोले हैं सारे। देखो साउथ में कोई गोला नहीं है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कहाँ पे माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है, और 3 नाम दे दे यूपी बिहार के और 1 नाम दे दे साउथ इंडिया का, तो वो साउथ इंडिया का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिलर है ही नहीं। पिलर यहीं बने हैं मेनली, क्योंकि पिलर बनाए थे अशोक और इन सब के टाइम पे, तो उनका नीचे इन्फ्लुएंस कम था। नीचे क्या मिल रहा है? माइनर रॉक एडिक्ट। ठीक, तो इस तरह से लोकेशन वगैरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है कि 30 क्वेश्चन का क्रिटिकल एनालिसिस जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कर दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, पेशवा वगैरह यहाँ पे बस एक मिसिंग था, तो ये चीज़ आप अभी आंसर के तौर पे देख सकते हो। अगले वीडियो में या आगे जब भी मैं बताऊंगा तो मैं यहाँ पे ये वाली डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे चीज़ें थी, लक्ष्मण सेन और ये वाली चीज़। ठीक, बाकी हमने ट्राई किया, पूरा किया है, और मैंने कहीं कहीं पे नहीं, बहुत जगह पे आपको पूरा याद कराया है चीज़ों को, कि अशोक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आगे आएगा तो आप कर पाओगे। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो कांग्रेस के बिफोर जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सब याद करा दिया है, बायोस्फीयर रिजर्व पूरे याद करा दिए हैं। तो इस तरह से ये सीरीज में हम एक तरह से रिवीजन भी कर रहे हैं, और हम इस सीरीज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। वीडियो जितना हुआ हो वो चीज़ आपको अगर आप बताइएगा, आपका यहाँ पे फीडबैक चाहूँगा कि इतना ही रखना है, छोटा करना है, थोड़ा और बड़ा करना है, या इतना ही रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट वगैरह करके अप्रिशिएट अगर करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन रहता है, तो एक अच्छा लगता है। ठीक है, वीडियो वगैरह बनाने में। अदरवाइज़ फिर वाली चीज़ हो जाती है कि मोटिवेशन नहीं आता है, और मोटिवेशन अगर नहीं होता है यूट्यूब पर तो इंसान बंद करके फिर कहीं ऑफलाइन में कहीं आपसे पैसे लेके पढ़ा रहा होगा, आपसे पैसे ले रहा होगा और पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए YouTube में कोई भी, मैं या कोई भी एजुकेटर आपको अच्छा लगता है, कोई अच्छे से पढ़ा रहा है, समझ आ रहा है, तो वहाँ पे ज़रूर लाइक कमेंट शेयर। ऐसा नहीं कि आलस में बस देख लिया कि भाई ये तो बहुत कमाते हैं, कोई नहीं कमा रहा। YouTube पे बहुत ज़्यादा जो कंडीशंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि बस ये तो अपना कमा ही रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। कमाने का असली जरिया है अपने कोर्सेज बेचना और ये सारी चीज़ें, और इसीलिए लोग बंद कर देते हैं जब आप कमेंट नहीं करते और इस तरह से कुछ करते हैं। तो क्योंकि कमेंट वगैरह करते हो तो यूट्यूब को पता लगता है कि हाँ कोई बना रहा है, देन दे स्टार्ट रिकमेंडिंग दैट वीडियो वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं, किसी और वीडियो में इस सब पर बात करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। मैंने कोशिश करी है कि सारा यहाँ पे कवर किया जाए, और सारा मैंने कराने की कोशिश की। अगर ये वीडियो में कोई भी फीडबैक हो तो यू कैन बेसिकली कमेंट, मैं वहाँ पे ज़रूर उस चीज़ को अगले में संज्ञान में लूँगा, और अगला वीडियो तभी आएगा जब मैं ये देखूँगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो ठीक है, तब तक ये अगला वीडियो नहीं आएगा, तब तक मैं इस वीडियो को यहाँ पे इस सीरीज़ को पॉज रखूँगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।